हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, हम अपनी लास्ट क्लास में जो है सेक्शन 7 ऑफ एसआरए डिस्कस कर रहे थे और हमने सेक्शन 7 कर ही लिया था, बस कुछ इसका पार्ट रह गया था, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जो है आज सेक्शन 8 के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सेक्शन 7 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 7 जो था वो रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी ने पजेस करके रखी है रॉन्गफुली, तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमने सेक्शन 7 देखा था। एक बार और देख लेते हैं हम सेक्शन 7। ये रहा हमारा सेक्शन 7 ऑफ एसआरए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा एक बार और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। अ पर्सन एंटाइटल्ड, पर्सन कोई भी हो सकता है। एंटाइटल्ड, तो एंटाइटलमेंट आपका दो तरह से हो सकता है, या तो आपके पास ओनरशिप हो या विदाउट ओनरशिप। अब विदाउट ओनरशिप के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आपके पास कोई स्पेशल राइट हो या फिर कोई टेम्परेरी राइट हो उसको पजेस करने का। ठीक है, तो आप एंटाइटल्ड माने जाएंगे। अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग हमारी वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख लें, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है। A trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled। तो यहाँ पे beneficial interest से रिलेटेड है, ये law of trust से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। और क्या कह रही है, a special or temporary right to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section। तो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 7 में सूट जो है ओनर के अगेंस्ट भी फाइल हो सकता है। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सेक्शन 7 में कौन कौन सूट फाइल कर सकता है और किस किस के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ हमने जो है अपनी लास्ट क्लास में ऑर्डर 20 रूल 10 ऑफ सीपीसी भी देखा था। आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। ऑर्डर 20 रूल 10, एक मिनट फ्रेंड्स, बस एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको खोल लूं यहाँ पे। ये रहा हमारा ऑर्डर 20। ऑर्डर 20 रिलेटेड है जजमेंट एंड डिक्री से, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑर्डर 20 का रूल 10 हमको आज देखना है। वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं हम जो है ऑर्डर 10 डिस्कस करें, मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक बार जो है फॉर्म नंबर 32 और देख, पहले ऑर्डर 10 ही देख लेते हैं। चलिएगा देखिएगा ऑर्डर 10, ऑर्डर 20, सॉरी फ्रेंड्स, ऑर्डर 20 का रूल 10 क्या कह रहा है, देखिएगा ये है ऑर्डर 20। वेयर द सूट इज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, जब कभी भी सूट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होगा, एंड द डिक्री इज फॉर डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी, और डिक्री जो होगी यानी कि ऑर्डर जो होगा उसमें रिलीफ क्लेम जो किया गया है वो डिलीवरी के रिगार्डिंग किया गया है ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो द डिक्री सेल मतलब मैंडेटरी, द डिक्री सेल ऑल्सो द स्टेट, the degree shall also state the amount of money to be paid as an alternative if delivery cannot be had। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी सेक्शन 7 के सूट में डिक्री होगी तो डिक्री में दो चीजें गिवन होंगी। क्या क्या डिक्री में, मतलब डिक्री को आप लेमन लैंग्वेज में भी जजमेंट समझें, बाकी डिक्री टेक्निकली क्या होती है वो हम जो है सीपीसी के क्लास में जो है करने वाले हैं। जब हमारा सीपीसी स्टार्ट होगा तब हम करने वाले हैं। आप अभी लेमन की लैंग्वेज में इसको जजमेंट से जजमेंट मान सकते हैं। वैसे डिक्री और जजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब कभी भी हमारे सेक्शन 7 का जजमेंट होगा या डिक्री होगी तो उसमें दो चीजें हमें गिवन होंगी। पहली क्या, कि पहली तो आप उस
प्रॉपर्टी की डिलीवरी करें, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? जो हम जिसकी पोजेशन क्लेम कर रहे हैं अपने सेक्शन 7 के सूट में। और ऑल्टरनेटिव में क्या दे रखा होगा कि अगर ये डिलीवरी नहीं हो पाती है तो आप इनको मनी भी कंपनसेट करेंगे, मनी। अब वो मनी क्या होगी, मनी कितनी होगी, तो उसके रिगार्डिंग हमको फॉर्म नंबर 32 देखना होगा। ठीक है, तो आप जो है अल्टरनेटिव में या तो आप उसकी प्रॉपर्टी को वापस डिलीवर करें, और आप अगर नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव में आप जो है मनी इतना इतना पैसा जो है इनको पे करेंगे। तो जब कभी भी सेक्शन 7 की डिक्री होगी, जब कभी भी सेक्शन 7 के सूट में डिक्री होगी, जजमेंट होगा, तो उसमें दो चीजें जो है कोर्ट जो है ऑर्डर करेगी। पहली, या तो जिस प्रॉपर्टी की पोजेशन के रिगार्डिंग सूट डाला गया था वो प्रॉपर्टी आप वापस करें इन्हें। अगर आप वो प्रॉपर्टी नहीं वापस कर सकते हैं, किसी वजह से वो प्रॉपर्टी नहीं वापस हो सकती है, तो आप उनको सो एंड सो अमाउंट जो कोर्ट ने निर्धारित करके रखा है उसमें अमाउंट, उतना अमाउंट जो है आप पे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब देखिएगा हमें फॉर्म नंबर 32 इसमें देखना रह गया था, वो फॉर्म नंबर 32 हम देख लेते हैं। बाकी फॉर्म नंबर 32 में कुछ भी नहीं है, आप खुद से चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। फॉर्म नंबर 32 बस रिलेटेड है, फॉर्म नंबर 32 जो है कि आप जो है सेक्शन 7 के सूट में जो है प्लीड कैसे करेंगे, बस उससे रिलेटेड है फॉर्म नंबर 32। तो वो हम भी देख लेते हैं एक बार। देखिएगा ये है फॉर्म नंबर हमारा 32। क्या कहता है फॉर्म नंबर 32? देखिएगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड। देखिएगा जब कभी भी आप सेक्शन 7 में सूट डालेंगे, सेक्शन 7 में सूट हम क्यों डालते हैं? सेक्शन 7 में हम सूट जो है अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए डालते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आप सूट डालेंगे तो आप उसमें जो प्लीडिंग करेंगे वो ऐसे करेंगे इसके अकॉर्डिंग की, मतलब मेरा जो ये गुड्स था ये सो एंड सो डेट को मैंने उसे दे दिया था, और सो एंड फिर जब मैं उससे लेने गया तो उसने रॉन्गफुली उसे डिटेन कर लिया, वो मुझे वापस देने से मना कर रहा है। और मैं यहाँ पर क्लेम कर रहा हूँ दो चीजें। क्या? पहले, या तो मुझे जो है उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी दिलाई जाए, और अगर इन केस डिलीवरी नहीं हो सकती इस प्रॉपर्टी की वापस, तो जो है मुझे इतना रुपया जो है एज अ कंपनसेशन डिफेंडेंट से दिलाया जाए। तो ये था हमारा सेक्शन 7। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक इसका एग्जांपल दे देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा सपोज दिस इज अ लैपटॉप, ये एक लैपटॉप है, ये एक लैपटॉप है, एंड दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू मिस्टर डिकोस्टा। ये मिस्टर डिकोस्टा का लैपटॉप है। ठीक है, अब होता क्या है, एक दिन मिस्टर डिकोस्टा के फ्रेंड मिस्टर ए डिकोस्टा के पास आते हैं और कहते हैं क्या आप मुझे अपना लैपटॉप मुझे 2 दिन के लिए दे सकते हैं, मुझे जो है एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, और 2 दिन बाद मैं आपका लैपटॉप जो है वापस आपको कर दूंगा। मिस्टर डिकोस्टा कहते हैं ठीक है, मैं आपको अपना लैपटॉप 2 दिन के लिए दे देता हूं, लेकिन आप 2 दिन बाद मुझे वापस कर देना, क्योंकि मुझे भी काम रहता है। मैं आपको आपकी इमरजेंसी समझ के दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे 2 दिन के बाद ये लैपटॉप वापस कर देना। अब होता क्या है, 2 दिन गुजर जाते हैं, मिस्टर डिकोस्टा के फ्रेंड मिस्टर ए ये जो हैं ये इनको ये लैपटॉप वापस नहीं करते। अब मिस्टर डिकोस्टा इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा लैपटॉप वापस करो। उस पर मिस्टर ए कह देते हैं कि कौन सा लैपटॉप, कैसा लैपटॉप, मेरे पास किसी का कोई लैपटॉप नहीं है, मैं किसी को कोई लैपटॉप नहीं देने वाला। मतलब क्या, ए जो है उस लैपटॉप को अनलॉफुली पजेस करे हुए हैं, अनलॉफुली पजेस करके इन्होंने रख रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने जो है इस लैपटॉप को अनलॉफुली पजेस कर लिया, जबकि उस लैपटॉप को पजेस करने का राइट किसके पास है? उस लैपटॉप को पजेस करने का राइट मिस्टर डिकोस्टा के पास है, बिकॉज मिस्टर डिकोस्टा के पास है टाइटल। टाइटल कौन सा? ओनरशिप।
और मिस्टर ए के पास कोई भी टाइटल नहीं है, देयरफॉर ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू पजेस सच मूवेबल प्रॉपर्टी। बट as far as मिस्टर डिकोस्टा's possession is concerned, तो मिस्टर डिकोस्टा के पास ओनरशिप टाइटल है, देयरफॉर ही हैज ऑल द राइट टू पजेस सच मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, मिस्टर डिकोस्टा के पास ओनरशिप का टाइटल है, इसलिए मिस्टर डिकोस्टा के पास उसको परचेस करने का भी राइट है। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने मना कर दिया मिस्टर ए ने मिस्टर डिकोस्टा को वो लैपटॉप देने से, तो उसी टाइम पे क्या हो गया, उसी टाइम पर मिस्टर डिकोस्टा को कॉज ऑफ एक्शन मिल गया। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन होता है as we already discussed in our previous classes, कॉज ऑफ एक्शन होता है बाद का कारण। हिंदी में हम इसको कहते हैं बाद का कारण, बाद का कारण कि हम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं। कॉज ऑफ एक्शन को अगर हम टेक्निकली बात करें तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, मतलब मेरे पास एक लीगल राइट है और किसी ने उसको वायलेट कर दिया है। तो अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर मिस्टर डिकोस्टा क्या है, मिस्टर डिकोस्टा क्या है, मिस्टर डिकोस्टा है उस लैपटॉप के ओनर, और जब ये ओनर हैं तो ये क्या है, ये एंटाइटल्ड हैं, इनके पास लीगल राइट है कि ये उस लैपटॉप को पजेस कर सकते हैं, मतलब उस लैपटॉप की पोजीशन मिस्टर डिकोस्टा के पास होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है हमारे एग्जांपल में, हमारे एग्जांपल में मिस्टर डिकोस्टा का पोजीशन का राइट किसने वायलेट कर दिया, इनके फ्रेंड मिस्टर ए ने। क्यों वायलेट कर दिया, क्योंकि ये जो है इनको लैपटॉप वापस नहीं दे रहे। तो अब मिस्टर डिकोस्टा को कॉज ऑफ एक्शन मिल गया, मतलब क्या, इनका एक लीगल राइट था, राइट टू पजेस द मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, लैपटॉप, और उस राइट को वायलेट किसने कर दिया, मिस्टर ए ने। देयरफॉर हमारे इस केस में मिस्टर डिकोस्टा के पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया, और ये कॉज ऑफ एक्शन आ जाने से क्या है, अब इनके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो इनके पास रेमेडी अवेलेबल है, ये चाहें तो सेक्शन 7 ऑफ एसआरए में सूट फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 7 ऑफ एसआरए 1963 में सूट फाइल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 7 ऑफ एसआरए जो है वो एक डेक्लेरेटरी प्रोविजन है जो बात करता है हमसे, हमें एक राइट, हमें एक रेमेडी प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ आवर लीगल राइट। क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है, ये एक डेक्लेरेटरी प्रोविजन है कि अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या है, ये पर्सन कौन है, मिस्टर डिकोस्टा, मिस्टर डिकोस्टा एंटाइटल्ड है, हाँ क्योंकि वो ओनर हैं, उनके पास टाइटल है, तो अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमारे केस में क्या है, मिस्टर डिकोस्टा एंटाइटल्ड हैं उसकी पोजेशन रखने के लिए, में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी, वो अपने लैपटॉप की पोजेशन को रिकवर कर सकते हैं सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सूट फाइल करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें अपने इस एग्जांपल की, तो यहाँ पे मिस्टर डिकोस्टा क्या करेंगे, तो यहाँ पे मिस्टर डिकोस्टा सेक्शन 7 ऑफ एसआरए में सूट फाइल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखिएगा जब ये सूट फाइल करेंगे तो करेंगे कैसे, देखिएगा जब ये सूट फाइल करेंगे, सपोज डेट मिस्टर डिकोस्टा files a suit against Mr. A for recovery of possession of movable property। और हमारे केस में मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो हमारे केस में मूवेबल प्रॉपर्टी है लैपटॉप, लैपटॉप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सूट फाइल करेंगे फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मिस्टर डिकोस्टा यहाँ पर क्या हो गए, मिस्टर डिकोस्टा यहाँ पर हो गए प्लेंटिफ, मतलब जिन जो सूट फाइल करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ,
वादी, हिंदी में बोलते हैं हम वादी, ठीक है। और ये मिस्टर ए क्या हो गए यहाँ पे, ये हो गए डिफेंडेंट। डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिवादी, प्रतिवादी, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे डिफेंडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये सूट कहाँ फाइल हुआ, अंडर सेक्शन 7 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। अब जब कभी भी हम सेक्शन 7 में सूट फाइल करते हैं, जब कभी भी हम एसआरए के सेक्शन 7 में सूट फाइल करते हैं फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो हम जो अपनी प्लीडिंग्स रखते हैं कोर्ट में, हम सूट कैसे फाइल करते हैं, कोर्ट में हम सूट फाइल करते हैं, कोर्ट में हम सूट इनिशिएट करते हैं प्लेंट के अकॉर्डिंग। प्लेंट को हम हिंदी में कहते हैं वाद पत्र, वाद पत्र के अकॉर्डिंग। तो हम जो अपनी प्लेंट है उसमें प्लीडिंग्स क्या करेंगे, तो उसमें हम अपने प्लेंट में जो है प्लीडिंग्स करेंगे वो फॉर्म नंबर 32 अपेंडिक्स ए के अकॉर्डिंग हम प्लीड करेंगे। क्या प्लीड करेंगे, एक तो ये प्लीड करेंगे कि सर जो है, अब इसमें हम क्या प्लीड करेंगे कि देखिएगा ये सो एंड सो लैपटॉप है, मैं इसका ओनर हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैंने इसको खरीदा था, सो एंड सो डेट में खरीदा था, और जो है मेरे से जो है मेरे फ्रेंड मिस्टर ए जो है इस लैपटॉप को मांग कर ले गए, चले गए थे सो एंड सो तारीख में, मुझसे बोल के कि मैं 2 दिन में आपको वापस कर दूंगा। और जब मैं 2 दिन के बाद इनके पास वापस गया तो इन्होंने मुझे उस लैपटॉप को देने से मना कर दिया। तो ये उसमें प्लेंट में ये बातें प्लीट करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, साथ ही साथ ये प्रेयर करेंगे। क्या प्रेयर करेंगे कोर्ट से, कोर्ट से क्या क्या प्रार्थना करेंगे कि मुझे मेरे लैपटॉप की डिलीवरी वापस दिलाई जाए, मतलब मुझे मेरा लैपटॉप मिस्टर ए से वापस दिलाया जाए। और साथ ही साथ ये जो है फॉर्म नंबर 32 के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है कि ये साथ ही साथ ये भी प्रे करेंगे कि अगर मुझे किसी भी कारण से लैपटॉप की डिलीवरी वापस नहीं दिलाई जाती है तो मुझे मेरे लैपटॉप की कीमत प्लस कुछ कंपनसेशन के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट ये मांगना चाहते हैं 1 लाख रुपया मुझे मिस्टर ए से दिलाया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है यहाँ पर प्रेयर करेंगे, तो या तो मुझे डिलीवरी दिलाई जाए या फिर मुझे 1 लाख रुपया मिस्टर ए से दिलाया जाए। अब अगर हम बात करें ऑर्डर 20 रूल 10 की, अगर हम ऑर्डर 20 रूल 10 की बात करें तो ऑर्डर 20 रूल 10 सीपीसी क्या कह रहा है कि जब कभी भी सेक्शन 7 के सूट में कोर्ट डिग्री करेगा, कोर्ट रिलीफ ग्रांट करेगा तो वो 2 चीजें देगा। क्या, पहला तो या तो आप डिलीवर कर दो उस लैपटॉप को या फिर आप 1 लाख रुपया उनको पे करो। अब ये 1 लाख रुपए का कॉन्सेप्ट क्यों आया, सपोज डेट मान लो कोर्ट ने डिक्री कर दी होती कि ठीक है आप इनको प्रॉपर्टी वापस कर दो, भाई लैपटॉप वापस कर दो मिस्टर डिकोस्टा को, और मान लो ये कह देते हैं कि वो लैपटॉप तो खराब हो गया, और वो लैपटॉप खराब हो गया इसलिए मैंने कबाड़े में बेच दिए 50 रुपए का, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मिस्टर डिकोस्टा को कोई बेनिफिट मिला कोर्ट में जाने से, नहीं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें डिलीवरी पॉसिबल नहीं है वापस, तो वहां पे आप सूट में उसमें मतलब आप उनको जो है कंपनसेशन देंगे। तो इसीलिए ऑर्डर 20 रूल 10 में ये कह रखा है कोर्ट जब भी डिग्री करेगा सेक्शन 7 के सूट में तो पहले तो वो बोलेगा कि आप जो है उसकी प्रॉपर्टी को वापस डिलीवर करें, और इन केस अगर वो डिलीवरी नहीं हो सकती तो आप उनको सो एंड सो अमाउंट, जो भी अमाउंट कोर्ट फिक्स करे, कोर्ट को अमाउंट फिक्स करने के वेरियस वेरियस तरीके होते हैं, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो कोर्ट अमाउंट सीपीसी क्लास जब हम करेंगे तब पढ़ेंगे, तो कोर्ट कुछ अमाउंट फिक्स कर देगी कि अगर आप डिलीवरी नहीं देते हैं तो आप इनको इतना अमाउंट पे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आप एक बार देख लीजिए खुद ऑर्डर 20 रूल 10। अब ये तो हो गई प्लीडिंग, देखो यहाँ पे प्लेंटिफ क्या क्या क्लेम कर रहा है, प्रेयर है, ये प्रेयर क्या क्या प्रे कर रहा है कोर्ट, कोर्ट से प्लेंटिफ, प्लेंटिफ यहाँ पे क्लेम कर रहा है डिलीवरी ऑफ सैड गुड्स। तो यहाँ पे सैड गुड क्या हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, और 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ डिलीवरी कैन नॉट बी हैड, अगर उसकी डिलीवरी नहीं हो सकती तो 1 लाख रुपया। और साथ ही साथ ये यहाँ पे कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है, किसका, जैसे हमने सूट डाला तो हमारे कुछ एक्सपेंसेस हुए तो ये यहाँ पे क्लेम कर सकता है 50,000 रुपीज सूट एक्सपेंसेस
और कंपनसेशन फॉर द डिटेंशन देयर ऑफ। तो मतलब साथ ही साथ ये तो लैपटॉप की कीमत भी मांग सकता है, और जो कंपनसेशन इसको मेंटल एगोनी हुई, मतलब मेंटल प्रताड़ना हुई, उसने लैपटॉप वापस नहीं दिया, साथ ही साथ इसकी जो भाग दौड़ रही इसको परेशानियां हुई, और जो इसने सूट डाला उसका जो खर्चा है, वकील वकील किया इसने, एडवोकेट किया, अटॉर्नी किया, तो उसका भी जो है पैसा ये यहाँ पे क्लेम कर सकता है। तो प्रेयर जो करेगा वो इस तरीके से करेगा। अब अगर हम बात करें ऑर्डर 10 रूल, ऑर्डर 20 रूल 10 की, तो आप खुद देखिए कोर्ट अब इसमें डिग्री क्या करेगी, कोर्ट में डिग्री करे, कोर्ट इसमें डिग्री करेगी ऑर्डर 20 रूल 10 के अकॉर्डिंग। वो हम देख लेते हैं, एक मिनट, अभी हम देख चुके हैं वैसे, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स बस। देखिए ये है हमारा ऑर्डर 20 और इसका रूल 10। कोर्ट यहाँ पे डिग्री इसके अकॉर्डिंग करेगी। क्या करेगी कोर्ट यहाँ पे डिग्री में, तो देखिएगा कोर्ट यहाँ पे डिग्री में करेगी क्या, देखिएगा, वेयर द सूट इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द डिक्री इज फॉर द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी, द डिक्री shall also state the amount of money to be paid as an alternative if delivery cannot be had। तो मतलब कोर्ट यहाँ पर दो चीजों के रिगार्डिंग करेगी, पहला कि आप उसका लैपटॉप वापस करें, अगर आप उसका लैपटॉप वापस नहीं कर सकते, किसी वजह से वापस करने में दिक्कत है, तो आप उसको 1 लाख रुपया पे करें। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है सेक्शन 7। एक चीज और बचती है सेक्शन 7 के सूट फाइल करने के लिए कॉज ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन हमारे पास होना चाहिए टाइटल प्लस डिनायल, टाइटल प्लस डिनायल। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट में इसको इरेज करके आपको बता देता हूँ, बाकी आप सब लोग पहले वाली क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। सेक्शन 7 के सूट फाइल करने के लिए हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए टाइटल प्लस डिनायल। अब ये टाइटल कैसा हो सकता है, टाइटल कैन बी बाय ओनरशिप भी हो सकता है, ओनरशिप भी हो सकता है, और विदाउट ओनरशिप भी होता है, टाइटल विदाउट ओनरशिप भी हो सकता है। ओनरशिप तो आप जानते हैं, ओनरशिप कैसे होगा, सेल से, गिफ्ट से, गिफ्ट से, परचेज से, परचेज से, और कुछ भी हो सकता है, डीड से, बिल से, कुछ भी हो सकता है। विदाउट ओनरशिप कैसे होगा, स्पेशल राइट से, स्पेशल राइट से, स्पेशल राइट मतलब प्लेज से, और टेम्पोरेरी राइट से, टेम्पोरेरी राइट, स्पेशल गलत लिख दिया है मैंने, स्पेशल लिख दिया, स्पेशल तेरी खातिर लाया स्पेशल लिख दिया फ्रेंड्स, स्पेशल गलत लिख गया था, स्पेशल, स्पेशल राइट या फिर टेम्पोरेरी राइट। टेम्पोरेरी राइट में आ गया बेलमेंट, जैसा कि हमारे इस केस में था, उन्होंने उसको बेलमेंट पे दे दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होती है, ये हम सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास करेंगे तब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर ये होना चाहिए। प्लस साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं आपको, एक बात मैं और आपको बता दूं, सेक्शन 7 के सूट को फाइल करने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 7 के सूट फाइल करने के लिए गिवन है 3 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ गिवन है 3 इयर्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मतलब जिस दिन से, जिस दिन आपको मना कर दिया लैपटॉप देने से वापस, मतलब लैपटॉप वापस करने से मिस्टर ए ने मिस्टर डिकोस्टा को मना कर दिया, उस दिन से 3 साल के अंदर अंदर ये उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। कौन, मिस्टर डिकोस्टा। तो ये जो है ये हमारा दे रखा है आर्टिकल 91B ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो ये हमारा लिमिटेशन एक्ट, इसका 91B देख लेते हैं एक मिनट जरा। 91B देखिएगा क्या कह रहा है, 91B for compensation, for compensation, suit for wrongfully taking or injuring or wrongfully detaining any other specific movable property 3 साल्स, 3 year, when the property is wrongfully taken or injured, when the detainer possession becomes unlawful। ठीक है, कब से काउंट किया जाएगा, जिस दिन से मिस्टर ए की पोजेशन अनलॉफुल हुई। तो मिस्टर ए की पोजेशन जो है अनलॉफुल कब से हुई, देखो 2 दिन के लिए तो उन्होंने जो उसको लैपटॉप दिया था वो तो दिया था टेम्परेरी राइट पे, टेम्परेरी राइट मतलब बेलमेंट पे, कि आप 2 दिन तक रख सकते हैं, मतलब वहां पे पोजेशन जो थी परमिसिव पोजेशन थी कि आप 2 दिन तक रख सकते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब वो लेने वापस गए तो वहां पे क्या हो गई पोजेशन, वहां पे पोजेशन एडवर्स हो गई, मतलब
अनलॉफुल पोजीशन हो गई। तो जिस दिन से अनलॉफुल पोजीशन हुई उस दिन से 3 साल के अंदर अंदर मिस्टर डिकोस्टा मिस्टर ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड हियर इन दिस केस इन आवर एग्जांपल मूवेबल प्रॉपर्टी इज लैपटॉप। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अब देखिएगा हमने जो है सेक्शन 7 कर लिया, साथ ही साथ हमने ऑर्डर 20 का रूल 10 कर लिया, साथ ही साथ हमने लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 91 का क्लॉज बी कर लिया। साथ ही साथ हमने और क्या कर लिया, साथ ही साथ हमने जो है अपेंडिक्स ए का फॉर्म नंबर 32 भी देख लिया। फॉर्म नंबर 32 सॉरी 320 हो गया, फॉर्म नंबर 32 ऑफ सीपीसी भी देख लिया। तो इसी के साथ में हमारा सेक्शन 7 समाप्त होता है। सेक्शन 7 जो है वो है एक जनरल प्रोविजन। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग आप याद रखना, सेक्शन 7 में ओनर के अगेंस्ट भी सूट फाइल हो सकता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस करके रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 7 में आप ओनर के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? चलिएगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस करके रखा है, ओनर के अगेंस्ट कैसे, सपोज दैट मिस्टर डिकोस्टा उस लैपटॉप को लेके जाते हैं किसी प्राइवेट लेंडर कंपनी के पास जो लोन देती है। तो मिस्टर डिकोस्टा उसके पास चले गए, लैपटॉप उन्होंने क्या किया, मॉर्गेज कर दिया, गिरवी रख दिया कि आप मुझे इस लैपटॉप के बदले कुछ पैसे दे दो, और जैसे ही मेरे पास, अभी मुझे पैसे की जरूरत है, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ में पैसे वापस कर दूंगा, और आप जो है मुझे वो मेरा लैपटॉप जो है वापस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे उस टाइम पे मेरा लैपटॉप मुझे वापस दे देना। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो प्राइवेट लेंडर कंपनी थी इसको मिल गया एक स्पेशल राइट, मतलब इनको मिल गया एक स्पेशल राइट। तो अगर मिस्टर डिकोस्टा इनसे क्लेम करते हैं, मतलब इनके अगेंस्ट सेक्शन 7 का सूट डालते हैं, तो यहाँ पर ये एंटाइटल्ड है उसको पोजेशन के लिए। मतलब अगर मान लो सपोज दैट ये लैपटॉप इन्होंने रखा और ये मिस्टर डिकोस्टा जो है इनसे लेके चले जाते हैं छीन के, तो ये जो स्पेशल राइट वाले भाई साहब हैं ये ओनर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल राइट था, राइट टू possess, therefore he is entitled to possess such movable property, and here in our case such movable property is laptop। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक्शन 7 में हमारा जो है सेक्शन 7 में ओनर के अगेंस्ट भी सूट फाइल हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम चलते हैं अपने नए सेक्शन की तरफ, सेक्शन 8 की तरफ। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेक्शन 8 की तरफ। अब देखिएगा जरा, हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया अपने एसआरए में। तो देखिएगा हमने अपनी एसआरए में सेक्शन 1 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 भी कर लिया। इतने सेक्शंस हमने एसआरए में कर लिए। साथ ही साथ हमने एसआरए में अपना प्रीएम्बल भी कर लिया, प्रीएम्बल भी इसका एसआरए का हमने देख लिया है, प्रीएम्बल हमने अपनी एसआरए का देख लिया है। और क्या क्या कर लिया हमने अपनी एसआरए में, तो हमने अपने एसआरए में जो है लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 64 भी कर लिया, 65 भी कर लिया, और 91 का क्लॉज बी भी हमने कर लिया। ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। यहाँ पे 12 साल लिमिटेशन है, यहाँ पे 3 साल लिमिटेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने क्या क्या देख लिया बताइएगा फ्रेंड्स। और हमने सीपीसी के भी कुछ प्रोविजंस देख लिए, साथ ही साथ हमने एविडेंस एक्ट का जो है सेक्शन 110 और 113 पीएसए का भी देख लिया। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है अब तक।
तो जो लोग यहाँ पे जो है नए हैं बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को अटेंड कर रहे हैं, इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियोस कर लें हमारी, जिससे आपको ये सब भी समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इसको आगे जो है और भी बच्चों तक शेयर कर दें, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो सके। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ, सेक्शन 8 की तरफ। अब देखिएगा सेक्शन 8 जो है हमारा, वो है एक स्पेशल प्रोविजन। सेक्शन 7 हमारा था जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन किसके रिगार्डिंग? रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के। लेकिन सेक्शन 8 जो है वो है हमारा स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये क्या कह रहे हैं देखिएगा, ये कह रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। देखिएगा क्या कह रहे हैं, हम मेन पैरा पे आते हैं, मेन सेक्शन पे आते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, देखिएगा एनी पर्सन having the possession or control of a particular article of movable property। कोई पर्सन जिसके पास किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन है या फिर कंट्रोल है, ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर, जिसका वो ओनर नहीं है, जिसका वो मालिक नहीं है, may be compelled specifically to deliver to it the person entitled to its immediate possession। अगर आपके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या आपके मतलब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का आपके पास पोजेशन है या फिर आपके पास कोई कंट्रोल है उस मूवेबल प्रॉपर्टी का और आप उस मूवेबल प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, तो आपको कंपेल किया जा सकता है सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कि आप जो है, जो पर्सन उस मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन या कंट्रोल के रिगार्डिंग एंटाइटल्ड है, उसको वापस करें। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किन किन केसेस में? बस इन 4 केसेस में। तो ये सेक्शन हमारा स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस सेक्शन में इन चार केसेस में ही सूट फाइल हो सकता है। बाकी सेक्शन 7 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 7 जो है वो है हमारा रेसिड्यूअरी प्रोविजन। मतलब अगर जो बात सेक्शन 8 में फॉल नहीं करेगी वो सेक्शन 7 में फॉल कर जाएगी। मतलब सेक्शन 7 में तो आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग मतलब किसी भी ग्राउंड पे सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 8 में आप केवल और केवल इन ही 4 ग्राउंड के बेसिस पे सूट फाइल कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? ठीक है, अब ये 4 ग्राउंड्स क्या हैं वो हम देखते हैं। देखिएगा पहला ग्राउंड ये कह रहे हैं, पहले ग्राउंड में ये बात कर रहे हैं when the thing claimed, थिंग क्या है यहाँ पे? थिंग है हमारी वो मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff। अगर मान लो आप किसी कंपनी के एजेंट हैं, आप किसी कंपनी के एजेंट हैं या फिर आप किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कौन होते हैं? ट्रस्टी होते हैं उस ट्रस्ट के मेंबर। और एजेंट कौन होते हैं? एजेंट होते हैं कंपनी के एजेंट जो उस कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के एजेंट हैं या किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और आपके पास उस कंपनी का या ट्रस्ट का कोई भी प्रॉपर्टी है और आपने उसको पजेस करके रखा है, तो वो कंपनी या फिर वो ट्रस्ट आपके अगेंस्ट सूट फाइल करके यहाँ पे सेक्शन 8 में आपसे रिकवर कर सकती है। क्या? उस प्रॉपर्टी का पोजेशन। तो व्हेन द थिंग इज क्लेम्ड हेल्ड बाय द डिफेंडेंट, याद रखना यहाँ पे डिफेंडेंट या तो एजेंट होना चाहिए कंपनी का या ट्रस्टी होना चाहिए किसी ट्रस्ट का। इन 2 केस में ही आप सेक्शन 8 में सूट फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सूट फाइल नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स?
ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट, जरा एक कॉल आ रही है, मैं उसको अटेंड कर लूं, जरा 1 मिनट का टाइम दे दीजिए फ्रेंड्स। रहने तो वो कट ही गई, मैं बाद में बात कर लूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और दूसरा ये क्या कह रहे हैं देखिएगा, when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of thing claimed। मतलब जैसा कि हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था और ऑर्डर 20 का रूल 10 में देखा था कि कोर्ट दो चीजें देगी, या तो डिलीवरी, और डिलीवरी आप नहीं कर सकते तो कंपनसेशन दे सकते हैं उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो ये कह रहे हैं, मान लो कोई आपकी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आपको कंपनसेशन देने से पर्याप्त रेमेडी नहीं मिल रही, एडिक्वेट रेमेडी नहीं हो पा रही, और हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पर्पस क्या है, एसेंस क्या है इसकी, इसकी एसेंस ही है क्या, टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट रेमेडी। मतलब अगर आपको एडिक्वेट रेमेडी नहीं मिल रही है उसके लॉस के रिगार्डिंग, तो आप सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 में सूट फाइल कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज दैट दिस इज अ पोर्ट्रेट, ये एक सीनरी है, ये एक पेंटिंग है, पेंटिंग लिख लो, ये एक पेंटिंग है, और ये जो पेंटिंग है वो किसी फेमस आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई थी, फेमस आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, किसी फेमस आर्टिस्ट के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी, और अब वो आर्टिस्ट जो है उनकी डेथ हो चुकी है, अब उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब होता क्या है, सपोज दैट ये प्लेंटिफ किसी ने पजेस करके रखी है अनलॉफुली, मतलब किसी के पास अनलॉफुल पजेशन में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट जो सेक्शन 7 में सूट फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 7 में सूट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 7 की डिग्री में क्या आएगा, या तो आप ये पेंटिंग प्लेंटिफ को वापस करें या फिर इतना पैसा वापस करें। लेकिन आप बताइए, अब ये आर्टिस्ट मर चुके हैं, तो क्या ये प्लेंटिव, ये जो पेंटिंग है ये दोबारा बन सकती है, नहीं बन सकती। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनसेशन दे देने मात्र से, कंपनसेशन दे देने मात्र से यहाँ पे प्लेंटिफ को पर्याप्त रेमेडी नहीं मिल रही। तो अगर ऐसा कोई केस है जहां पर कंपनसेशन देने मात्र से प्लेंटिफ को पर्याप्त रेमेडी नहीं मिल रही, तो वो सेक्शन 7 में तो सूट फाइल कर ही सकता है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो सेक्शन 8 में भी सूट फाइल कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss। मतलब जैसा कि हमारा यही, अब मान लो ये पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग जो है मान लो डिफेंडेंट ने जो जिसपे इसकी पोजीशन थी, अनलॉफुल पोजीशन थी, उसने जला दी। अब यहाँ पे क्या है, अब इस पेंटिंग की कीमत को डिसाइड करना, इस पेंटिंग की कीमत को डिसाइड करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिस्ट थे इनकी भी डेथ हो चुकी है, और ये जो पेंटिंग है, मान लो ये पेंटिंग थी 1640 की, ईयर 1640 की, तो यहाँ पर जो है इस पेंटिंग की वैल्यू जो है सर्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में भी आप सेक्शन 8 में सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड। और क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। मतलब किसी चीज की, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की, यहाँ पे थिंग से मतलब है रिलेट, यहाँ पे थिंग को रिलेट करेंगे आप मूवेबल प्रॉपर्टी से। अगर आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गलती से ट्रांसफर हो गई है प्लेंटिफ से किसी पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज दैट मेरा एक फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड मान लो, आप कोई भी फ्रेंड मान लो, मेरा फ्रेंड है बी, और इसका आ रहा है बर्थडे, मान लो इसका बर्थडे जो है वो आ रहा है 2 जुलाई को, 2 जुलाई को इसका बर्थडे है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने क्या किया, इसको एक गिफ्ट सेंड करना था, तो मैंने एक इसको जो है गोल्ड का पेन बनवा के, गोल्ड का, सोने का पेन बनवा के इसको मैंने गिफ्ट कर दिया। लेकिन हुआ क्या, मैंने इसको गिफ्ट किया था कोरियर से। अब हुआ क्या, मैंने उस कोरियर में जो एड्रेस लिखा था वहां पे कुछ गलती हो गई मुझसे,
और वो कोरियर मेरे इस बी फ्रेंड को मिलने की बजाय किसी और पर्सन को, सी पर्सन को डिलीवर हो गया। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे गलती से डिलीवरी हो गई। तो यहाँ पे सी को क्या हुआ, सी को गलती से उस चीज का, उस थिंग का, उस मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल गया। तो ये कह रहे हैं सेक्शन 8 में कि अगर ऐसा कोई केस है तो आप इन सरकमस्टांसेस में सेक्शन 8 में सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक्शन 8 जो बात करता है वो इन 4 ग्राउंड की ही बात करता है। अगर इन 4 चीज में से आपके साथ में कुछ चीज होती है, मतलब इन 4 ग्राउंड में से कोई भी एक ग्राउंड आपके पास है, तो आप सेक्शन 8 में सूट फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेक्शन 8 में सूट फाइल नहीं कर सकते, रादर आपको सेक्शन 7 में ही जाना पड़ेगा। आप सेक्शन 7 में ही सूट फाइल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड। और देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एक मिनट दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसका, देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है, अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड the court shall presume the court shall presume in respect of any article movable property claimed under clause B or C। मतलब अगर बी और सी के ग्राउंड पर कोई केस जो है किया गया है, तो कोर्ट उस केस में जो है ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लेगी, एक धारणा बना लेगी, एक खुद से जो है धारणा बना लेगी क्या, कि इस केस में कंपनसेशन मनी जो है, मतलब कंपनसेशन इन मनी जो है वो प्लेंटिफ को एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगी, और साथ ही साथ इस केस में बहुत डिफिकल्ट होगा कि एक्चुअल डैमेजेस को एसरटेन किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कोर्ट जो है खुद से ये धारणा बना लेगी, प्रिज्यूम कर लेगी, लेकिन ये प्रिजम्पशन जो है वो एक रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है। मतलब इस प्रिजम्पशन को रिवर्ट किया जा सकता है। कौन रिवर्ट करेगा, तो इसको डिफेंडेंट जो है रिवर्ट कर सकता है। ठीक है, इसको डिफेंडेंट जो है रिवर्ट कर सकता है, लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है वो केवल और केवल सी और बी के केस में ही होगी, ए और डी के केस में नहीं होगी। ठीक है, सेल का मतलब होता है मैंडेटरी, मतलब कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना ही करना पड़ेगा अनटिल और अनलेस, जब तक उस प्रिजम्पशन का रिवर्ट नहीं हो, वो प्रिजम्पशन को हम रिवर्ट ना कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, सो आर यू अंडरस्टैंड। तो अब देखिए सेक्शन 8 भी हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन से रिलेटेड जो है टॉपिक हमारा ओवर हो चुका है, मतलब हमारा पहला रिलीफ एसआरए का खत्म हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम एक बार बात करते हैं सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में डिफरेंस के बारे में। तो सेक्शन 7 में आप जनरली कोई भी सूट फाइल कर सकते हैं रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन सेक्शन 8 में आप ए बी सी डी के ग्राउंड पर ही सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। देयरफॉर सेक्शन 8 इज अ स्पेशल प्रोविजन एंड सेक्शन 7 इज अ जनरल प्रोविजन। साथ ही साथ हम इसको रेसिडिवरी प्रोविजन भी बोल सकते हैं, रेसिडिवरी प्रोविजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेक्शन 8 भी यहाँ पर खत्म हो चुका है, सेक्शन 8 भी हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। एक और बात मैं आपको बता दूं, सेक्शन 7 में जो हम प्लीडिंग करेंगे वो हम कैसे करेंगे, सेक्शन 7 की जो हमारी प्लीडिंग होंगी वो तो होंगी हमारी फॉर्म नंबर 32 के अकॉर्डिंग, फॉर्म नंबर 32 के अकॉर्डिंग ऑफ सीपीसी अपेंडिक्स ए का, लेकिन जो हमारी सेक्शन 8 की प्लीडिंग होंगी वो होंगी हमारी फॉर्म नंबर 39 के अकॉर्डिंग। कौन सा, अपेंडिक्स ए का, अपेंडिक्स ए का फॉर्म नंबर 39 ऑफ सीपीसी, इसके अकॉर्डिंग प्लीडिंग होंगी। अब देख लेते हैं जरा फॉर्म नंबर 39 क्या कहता है सीपीसी का। एक मिनट फ्रेंड्स, जरा मैं खोल लेता हूं इसको, फॉर्म नंबर 39 देखते हैं हम सीपीसी का क्या कहता है। देखिएगा ये आ गया हमारा फॉर्म नंबर 39 ऑफ सीपीसी, क्या कह रहा है ये देखिएगा जरा फ्रेंड्स, एक मिनट जरा,
देखिए, देखो उसमें जो हमने रिलीफ मांगा था, उसमें रिलीफ था कि हमें या तो प्रॉपर्टी जो है डिलीवर कराई जाए या फिर कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ये रिलीफ क्या मांग रहे हैं, यहाँ पे रिलीफ ये मांग रहे हैं डेट द डिफेंडेंट बी रेस्ट्रेंड बाय इंजंक्शन फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ। मतलब यहाँ पे ये रिलीफ ये भी मांग सकते हैं कि जो है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो जब तक जो है सूट चल रहा है वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ना करे, इंजर ना करे, या फिर उसको छुपा ना ले कहीं पर भी। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? मतलब जैसे सपोज दैट मैंने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सूट फाइल किया। जैसे अगर हम बात करें तो हमने जो है ये पेंटिंग के रिगार्डिंग ही सूट फाइल किया था। ये जो हमारी पेंटिंग थी इसको रिकवर करने के लिए मैंने सूट फाइल किया था अगेंस्ट बी। ठीक है, तो ए फाइल अ सूट अगेंस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सच सच पेंटिंग सच मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका सूट हम कहाँ कर सकते हैं, इसका सूट हम फाइल कर सकते हैं सेक्शन 8 में। क्यों? क्योंकि अगर ये इसका सूट हम इसलिए फाइल कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है कंपनसेशन इज मनी जो है वो हमें एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रही है। देयरफॉर वी कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 8। और 8 का कौन सा सबसेक्शन, तो इसको हम जो है सबसेक्शन 3 में भी फाइल कर सकते हैं, सबसेक्शन बी में भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बी क्लॉज में फाइल करते हैं। सपोज दैट सेक्शन 8 का बी क्लॉज, बी और सी, इसमें हमने इसको फाइल कर दिया। अब यहाँ पे जब हम प्रिंट फाइल करते हैं किसी भी सूट को, तो जाहिर सी बात है ट्रायल चलने में टाइम लग जाता है, सूट को डिसाइड होने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हम अपनी प्रिंट में ये भी रिलीफ क्लेम कर सकते हैं कि ये जो टाइम इसको सूट को डिसाइड करने में लगेगा, इस बीच में डिफेंडेंट जो है इस प्रॉपर्टी को जो है डैमेज ना करे, इंजर ना करे, या फिर इसको कंसील छुपा ना दे, या फिर इसको जला ना दे इस पेंटिंग को। तो ये इंजंक्शन हम कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं। और इसी तरह से हम जो है प्लीडिंग अपनी सेक्शन 8 के सूट में करेंगे। और क्या कह रहे हैं, डेट ही कैन बी कंपेल्ड टू डिलीवर द सेम। मतलब उसको डिलीवरी कराने के लिए आप कंपेल कर सकते हैं, कोर्ट उसको कंपेल करेगी। सपोज डेट अगर मान लो वो कोर्ट की डिक्री को नहीं मानता है, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, तो उसके रिगार्डिंग हमको देखना होगा ऑर्डर 21 का, रूल 31 का सब रूल 2। तो वो हम देखते हैं जरा। ऑर्डर 21 का रूल 31 का सब रूल 2 क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑर्डर 21 का रूल 31 का सब रूल 2, किसका, सीपीसी 1908 का। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट इसको ओपन कर लेते हैं हम। देखिए ये आ गया हमारा ऑर्डर 21। ये किसके रिगार्डिंग कंसर्न है, ये है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के रिगार्डिंग। मतलब डिग्री को आप कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर 21 का रूल 31, इसका हमें रूल 31 देखना है। रूल 31 कहाँ गया, रूल 31 हमारा ये रहा। एक मिनट फ्रेंड्स, रूल 31 का सब रूल 2 हमको देखना है। तो क्या कह रहे हैं ये देखिएगा, where any attachment under subrule 1 has remained in force for 3 months if the judgment debtor has not obeyed the decree। मतलब अगर जजमेंट डेटर कौन होता है, जजमेंट डेटर वो होता है जिसके अगेंस्ट डिक्री होती है। मतलब अगर हम कहें तो यहाँ पे हमारा डिफेंडेंट हैज नॉट ओबेड, मतलब अगर उसने डिक्री का पालन नहीं किया, एंड द डिक्री होल्डर हैज अप्लाइड टू हैव द अटैच्ड प्रॉपर्टी सोल्ड। मतलब जैसे अगर मान लो कोर्ट ने डिक्री कर दी सेक्शन 8 के सूट में कि आप उसको पेंटिंग वापस करो, तो आप उसको पेंटिंग वापस अगर मान लो नहीं करते हैं तो कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकती है, या फिर आपको जो है, या फिर property may be sold, and out of proceeds the court may award the decree holder in case where has been
या फिर क्या कर सकती है कोर्ट, अगर ऐसा कोई केस है जहां पे आपको अल्टरनेटिव में जो है कुछ अमाउंट दे रखा है, तो आपको वो अमाउंट भी दिला सकती है। जैसे कि हमारे सेक्शन 7 के सूट में क्या कि अगर डिलीवरी आप नहीं कर रहे तो सो एंड सो अमाउंट उसको दे दें। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो कोर्ट क्या करेगी, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके, आपकी प्रॉपर्टी को सोल्ड करके आपको वो अमाउंट जो है मतलब आप जो अमाउंट आपकी प्रॉपर्टी को सोल्ड करके आया है उतना अमाउंट जो है उस पर्टिकुलर बंदे को, उस प्लेंटिफ को दिला सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? अब देखिएगा एक चीज और मैं आपको बता दूं, कोर्ट इस केस में दो चीजें कर सकती है। पहला, सेक्शन 8 के सूट की बात कर रहा हूं, जहां पे क्या है, जहां पर एक्चुअल डैमेज, जहां पर एक्चुअल डैमेज असरटेन करने कोर्ट को पॉसिबल नहीं है, मतलब कठिन है। मतलब अगर हम बात करें तो हमारे ये जो हमारे दो ग्राउंड दे रखे हैं ना, ये दो, इनकी बात कर रहा हूं। व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज, मतलब उस प्रॉपर्टी के डैमेज होना हो जाने मात्र से या उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी ना मिलने से उस प्रॉपर्टी का नुकसान, उस आदमी को जो नुकसान हुआ है वो कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो इस केस में क्या करेगी कोर्ट, पहला तो कोर्ट जो है उसको कंपेल करेगी, किसको, डिफेंडेंट को, कि आप जो है उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी कराएं। अगर वो फिर भी नहीं करता है तो कोर्ट उसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है और उसको सोल्ड करके उसका पैसा उसको दे सकती है, या फिर उसको सिविल प्रिजन में भी भेज सकती है, जेल भी भेज सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए सेक्शन 8 की डिक्री जो एग्जीक्यूट होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। आर यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? और जो हम प्लीडिंग करेंगे वो हम फॉर्म नंबर 39 के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये रूल और फॉर्म नंबर 39 और बाकी सारे प्रोविजंस आप घर जाकर एक बार रिवाइज कर लें, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी ब्रिजपाल्स लॉ एकेडमी @gmail.com पर लिखकर हमको राइटिंग में भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट जो है जल्द से जल्द मैं क्लियर कर दूं अपनी नेक्स्ट क्लास में, या फिर आपको मेल पे समझा दूं, या किसी और अल्टरनेटिव ऑप्शन से आपका डाउट जो है मैं आपका क्लियर कर दूं। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब देखिए, हमने रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजन कर लिए, तो इसके रिगार्डिंग हमने प्रोविजन कर लिया सेक्शन 7, सेक्शन 7 में के साथ हमने ऑर्डर 20 और रूल 10 सीपीसी का, और अपेंडिक्स ए का फॉर्म नंबर 32 सीपीसी का, और आर्टिकल आर्टिकल 91 का क्लॉज बी ऑफ लिमिटेशन एक्ट सीपीसी 1908 है ये। और सेक्शन 8 कर लिया हमने, सेक्शन 8 के साथ हमने कर लिया ऑर्डर 21 का, रूल 31 का सब रूल 2, ये भी कर लिया हमने। और क्या क्या कर लिया हमने, इसके साथ में कर लिया अपेंडिक्स ए का फॉर्म नंबर 39 सीपीसी का। तो ये प्रोविजंस हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं, किसके रिगार्डिंग, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इन सारे प्रोविजंस को लिख लें और इन सारे प्रोविजंस को एक बार खुद से पढ़ें, और अगर कोई डाउट आता है और हमारी क्लास को करें। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे राइटिंग में लिख के भेज सकते हैं हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, ब्रिजपाल्स लॉ एकेडमी @gmail.com पर राइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं आप मुझे। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है,
तो इसके साथ में हमारा रिकवरी ऑफ पोजीशन का फर्स्ट रिलीफ एसआरए का कंप्लीट हो गया है, और कल से हम जो करने वाले हैं, कल से हम अपनी एसआरए का सेकंड रिलीफ स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कल से करने वाले हैं। आर यू अंडरस्टैंड गाइस? ठीक है, तो आप ये सब लिख लीजिए, 10 सेकंड का आपको मैं टाइम देता हूं। उसके बाद हम कल क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूं, आप जो है एक बार उनको घर से पढ़ के आइएगा। लिख लिए फ्रेंड्स? ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिएगा, हमारा सेक्शन हमने जो है एसआरए में सेक्शन 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हम मतलब इसी के साथ में हमने अपना एसआरए का पहला रिलीफ रिकवरी ऑफ पोजीशन भी कंप्लीट कर लिया है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमारी ईमेल आईडी पर भी लिख करके भेज सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट जल्द से जल्द मैं रिजॉल्व कर दूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें जो कल से अपना करना है वो हमें करना है अपना नेक्स्ट रिलीफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको करने में करीब हमारी 50 to 20 क्लासेस जो है अप्रोक्स लग जाएंगी। 15 से 20 क्लासेस जो है हमारी इसमें लग जाएंगी, जो वेरी भी कर सकती, कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो दे रखा है वो दे रखा है सेक्शन 9 till 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कल आप जो है सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 ये 3 सेक्शंस पढ़ के आइएगा। साथ ही साथ सेक्शन 20 भी आप पढ़ लीजिएगा एसआरए का, ये पढ़ के आइएगा। और उसी के साथ में हम जो है अपने कल नया अपना जो है रिलीफ स्टार्ट करने वाले हैं। रिकवरी ऑफ पोजीशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग आपको एसएपी मिल जाएगा, इसके रिगार्डिंग आपको 1-2 दिन में एसएपी मिल जाएगा। रिकवरी ऑफ पोजीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का हमारे जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा फेसबुक चैनल या फिर हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं कल अपने नए रिलीफ के साथ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।